हेलो दोस्तों। तो अपन बात कर रहे थे कि नहरों द्वारा सिंचाई के बारे में, जिसमें नित्यवाही नहरें चल रही थी अपने। नित्यवाही नहरों में इन्हें बारहमासी नहर भी कहते हैं, क्योंकि इनमें पूरे 12 महीने पानी बहता रहता है। यह नहरें हमेशा बहने वाली नदियों से निकाली जाती हैं, क्योंकि जो हमेशा बहती रहती हैं। उदाहरण एग्जाम्पल की बात करें अपन तो स्टार बना के लिख लीजिए, इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, कोटा और बूंदी, ये इनका मुख्य स्रोत माना जाता है, या मुख्य सिंचाई के वो माने जाते हैं। क्या? नित्यवाही नहरों के। आदि जिलों में बूंदी आदि जिलों में नहरें सिंचाई का मुख्य स्रोत है। आदि जिलों में नहरें सिंचाई का मुख्य स्रोत हैं। मुख्य स्रोत हैं। ठीक है। राजस्थान में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, बूंदी आदि जिले हैं जो कि कैसे हैं? नहरें सिंचाई का मुख्य स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। और बात करें बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, जिनको राजस्थान का भागीरथ बोला जाता है, भारत का भागीरथ बोला जाता है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा बनाई गई गंगा नहर, कौन सी है? गंगा नहर। राजस्थान ही नहीं देश का, राजस्थान ही नहीं देश की भी प्राचीनतम नहर, राजस्थान की नहीं देश की प्राचीनतम प्रणालियों में से एक है। कौन सी? गंगा नहर। राजस्थान की नहीं अपितु देश की प्राचीनतम प्रणालियों में से एक है, जिसमें वर्तमान में सिंचाई की जा रही है, जिससे वर्तमान में सिंचाई की जा रही है। ठीक है, आगे बात समझ में। ये 3 नहरें, आगे तालाब हुए, तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा में करते हैं, कुएं हुए। अब बात करते हैं अपन सिंचाई के साधनों में। स्रोत हो गई, नहरें हो गए, कुआं हो गए, तालाब हो गए। ठीक है, अब सिंचाई के साधन। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम दिख रहे होंगे। क्या है ये? सुना होगा इसको, ढेकली कहते हैं, चैन पंप सिस्टम कहते हैं। पहले प्राचीनतम काल में सिंचाई के जैसे साधन नहीं थे, कुएं नहीं थे, बिजलियां नहीं थे, ट्यूबवेलें नहीं थी, तो क्या करते थे? उनके लिए प्राचीनतम सिंचाई के साधन थे, जैसे ढेकली हुआ, चैन पंप हुई, मोट हुई, रहट हुआ, पशुओं से चलाया जाता रहट। ठीक है, उसमें क्या बाल्टियां लगी हुई थी, उसमें पशुओं को घुमाया जाता, उस तरह से काम में लेते थे। इस तरह से रहट, ढेकली, चैन सिस्टम, पुली सिस्टम, ये क्या है? प्राचीनतम स्रोत होते हैं। पहले क्या है, प्राचीन काल में आपने देखा होगा कि सिंचाई के साधनों के लिए ये तो व्यवस्था थी नहीं कि ट्यूबवेल खोद दो और पानी निकाल लो, और सिंचाई कैसे कोई वो नहीं थे स्रोत।
साधन नहीं थे कि जिनको आसानी से अपन उपलब्ध। आपने देखा होगा पहले जब आप सिंचाई करते थे तो काफ़ी हर घर में हर किसी के पास बैलें रखे होते थे, क्योंकि बैलों से क्या करते, सिंचाई करने के काम में लेते थे, खेती को जुताई करने में काम में लेते थे, रहड़ चलाते थे, चरस चलाते थे, ढेकलियाँ चलाते थे, बेड़ी चलाते थे, मोट चलाते थे, पूर चलाते थे। इन सब को काम के अंतर्गत आपने बर्मा नाम सुना होगा, वो भी काफी प्राचीनतम के अंतर्गत आते थे। अब बात करते हैं नंबर एक एक के बारे में, कौन कौन से। जैसे ढेकली है, इसमें क्या होता था, एक तरफ क्या है पत्थर लगा हुआ था, दूसरी तरफ बाल्टी होती थी, और उसका तरह इसके अंदर नीचे डालते हुए नीचे चला जाता और उसके बाद उसको ऊपर आ जाता। इस तरह से उसमें पानी लेते रहते थे। और चरस चलता था, चरस के अंतर्गत क्या होता था, बाल्टियां की चेन सिस्टम होती था, उसके अंदर बाल्टियां लगी रहती थी, पशु उसको घुमाता रहता रेंट की तरह, उससे क्या है बाल्टियां घूमती रहती थी और पानी आगे चलता रहता था। ये प्राचीनतम सिंचाई के साधन थे। आजकल तो क्या होता है, ट्यूबवेलें आ गई, पंप सेट आ गया, मोटर सेट आ गया, ठीक है ना। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले, कोई प्राचीनतम साधन के बारे में पूछ ले कि सिंचाइयों के साधन, आपके सिलेबस के अंदर सिंचाई है, लेकिन इससे सिंचाई के साधन कौन कौन से, सबसे पुराना साधन कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, ढेकली, चरास, बेड़ी, मोट, पौर। तो अब एक एक चीज को ध्यान से देखना आप, ठीक है। आगे बात समझ में, ये थे सिंचाई के सिस्टम साधन। आप भी आप विधियों की बात करें, जैसे कि विधियों में चेक बेसिन हुई, क्यारी विधि हुई, फरो विधि हुई, थाला विधि हुई, रिंग विधि हुई। आजकल आधुनिक विधि की बात करें तो अपन स्प्रिंकलर सिस्टम हुआ, ड्रिप सिस्टम हुआ, काफी सिस्टम बहुतायत मात्रा में देखने को मिलते हैं। पहले मटका विधि होती थी, मटका के अंतर्गत बूंद बूंद बना देते थे, सूरा कर दे, उसमें पानी भर दिया जाता था, फिर आराम से उसको पानी उपलब्ध कराए जाते थे। अब हेडिंग डालने अपन को सिंचाई के साधन, एक एक को देखते रहना आप और नोट करते रहना हर चीज को। सिंचाई के साधन, कल मैंने लिखा दिए थे हस्तचालित कौन कौन से हैं, पशु चालित कौन कौन से हैं, ठीक है, ठीक है। अरे बात समझ में, कल मैंने आपको बताया था हस्तचालित है ढेकली और बेड़ी, पशु चालित चरस और रहट, पवन चालित पवन चक्की, शक्ति चालित डीजल पंप और विद्युत पंप होते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। अब आगे बात करते हैं सिंचाई के साधन। दिख रहे हैं ना, ढेकली, ढेकली हुआ, चैन सिस्टम हुआ, रहट हुआ, चरस हुआ, बेड़ी हुई। इनको बेड़ी क्या होती थी, पहले क्या है, दोनों तरफ ऐसे कि पानी है, पानी की दोनों साइडों में खड़े हो जाते थे और आराम से एक उधर पकड़ लेता, एक उधर पकड़ लेता, और पानी को इस तरह से उसमें फसल के अंतर्गत सिंचाई के लिए काम में लेते थे। एक एक चीज को आप देखते चलना, आप हर चीज को नोट करते चलना। सिंचाई के साधनों में पहला है ढेकली, नंबर एक। यह सिंचाई का सबसे पुराना साधन है, कौन सा, ढेकली। अब क्वेश्चन बन जाता है सिंचाई का सबसे पुराना साधन कौन सा है, वहां ऑप्शन आता है ढेकली, बेड़ी, चरास, रहट, ऑल ऑफ दीज। तो आपको क्या करना है, सबसे पुराना साधन कौन सा होता है, उसमें क्या कुआं होता था, कुएं के अंतर्गत एक लट्ठा लगा था, डंडी का लगा होता था, इस तरह से उसके इसमें पत्थर लगा के इसको उठा के यहाँ से हटाया, फिर लगाया, फिर लगा के, फिर लगाया, इस तरह से आराम से सिंचाई के साधन के लिए काम में आते थे। यह सिंचाई का सबसे पुराना साधन है, ठीक है। नोट करते चलना आप एक एक चीज को। यह स्टार बना के, सिंचाई का सबसे पुराना साधन है, पुराना साधन है, ठीक है। यह सिंचाई का सबसे पुराना साधन है, कौन, ढेकली। इस विधि के द्वारा या इसके द्वारा, ढेकली के द्वारा, ढेकली के द्वारा, इसके द्वारा या इस विधि के द्वारा, क्वेश्चन बनता है यहां से, इसके द्वारा 1 से 3 मीटर, 1 से 3 मीटर गहराई, गहराई, इसके द्वारा 1 से 3 मीटर गहराई से पानी को उठाया जाता है, गहराई से पानी को उठाया जाता है। आगे बात समझ में। अब क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, ढेकली होती है जो सिंचाई का
साधन होता है उससे कितनी मीटर की गहराई से पानी को उठाया जाता है? तो 1 से 3 मीटर की गहराई को उठाया जाता है। सबसे पुराना साधन कौन सा है? ढेकली होता है। ठीक है, नोट करते चलना आप एक एक चीज को, इंपॉर्टेंट है सभी। इस विधि में एक व्यक्ति के द्वारा इस विधि में एक व्यक्ति के द्वारा 2000 से 2300 लीटर पानी प्रति घंटा उठाया जाता है। 2300 लीटर पानी प्रति घंटा 1 घंटे में निकाला जा सकता है एक व्यक्ति के। जाता है। आगे बात समझ में, हर लाइन में क्वेश्चन है। ढेकली एक बार देख लीजिए, ढेकली ये रही, यह सिंचाई का सबसे पुराना साधन है। कौन? ढेकली। ठीक है, नाम तो देख लो, नाम समझ लो क्या है ये, ढेकली। आजकल इतना नहीं आता, लेकिन सिंचाई के सबसे पहले क्या है, सिंचाई के साधन नहीं थे उस समय। क्या होता था? ढेकलियां होती थी, चरस होते थे, रहट होते थे, बेड़ी होती थी, इनको काम में लेते थे। तो उस समय पहले सबसे पुराना साधन था सिंचाई का ढेकली, जिसमें क्या होता था, एक लट्ठा होता था, लट्ठे में इस तरह से लकड़ी में फंसा के इस तरह से बना दिया जाता था। इसमें यहाँ पर फंसा के आराम से यहाँ पे, और ये कुआं होता था, इसके अंतर्गत से यहाँ पर एक आदमी को खड़ा कर दिया जाता और आदमी उसको खिलाता हुआ जाता था। इसके द्वारा 1 से 3 मीटर गहराई से पानी को उठाया जाता है। इस विधि में एक व्यक्ति के द्वारा 2000 से 2300 लीटर पानी प्रति घंटा उठाया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में हो गया क्लियर? आगे चलें, देख लो सिंचाई के साधन देख लो। एक नंबर 2 पे बात करें अपन। नंबर 2 बेड़ी। नंबर 2 क्या है? बेड़ी। बेड़ी, ठीक है। इस विधि द्वारा, किसके द्वारा? इसके द्वारा या इस विधि द्वारा इसके द्वारा 1 मीटर गहराई से, इसके द्वारा 1 मीटर गहराई से पानी को उठाया जाता है। ध्यान रखना आप, उसमें कितनी, ढेकली में कितना था? 1 से 3 मीटर। इसमें कितना है? 1 मीटर की गहराई से पानी को उठाया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। इसके द्वारा कितनी मीटर की? 1 मीटर की गहराई से पानी को उठाया जाता है। इस विधि में, किसमें? ढेकली में। इस विधि में तालाब, झील, नदियों, तालाब, झील, नदियों, तालाब, झील, नदियों व नहरों आदि से पानी को उठाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। कब उठाते, कहाँ से उठाते? आप ध्यान रखना, इसमें तालाबें होते हैं, तालाब से उसके क्या होता है, इसमें वीडियो में भी बताना और डायग्राम बताऊंगा आपको। इसमें क्या होता है, 2 व्यक्ति होते हैं, आराम से एक प्लास्टिक की वो होती है, उससे रस्सियां बांध के उसको उसमें डुबा के फिर इस तरह से आराम से निकालते हुए रहते हैं। कहाँ से उठाया जाता है पानी? तालाब, झीलें, नदियों व
नहरों आदि से पानी को उठाते हैं। इसमें दो व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। बेड़ी में ध्यान रखना, आप क्वेश्चन बन जाता है, हर चीज के अंदर क्वेश्चन है। इसमें दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। कितने व्यक्तियों की? दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। आवश्यकता इसमें दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इस विधि द्वारा, बेड़ी के द्वारा, इस विधि द्वारा 3600 से 5000 लीटर पानी प्रति घंटा निकाला जाता है। कितना? 3600 से 5000 लीटर पानी प्रति घंटा निकाला जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। कहाँ से कितने मीटर गहराई से निकालते हैं? 1 मीटर की गहराई से निकालते हैं। कौन से स्रोत होते हैं? तालाब, झील, नदियों व नहरों आदि से निकाला जाता उठाते हैं। इसमें दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। किसमें? बेड़ी के अंतर्गत। इस विधि में या इस विधि द्वारा 3600 से 5000 लीटर पानी प्रति घंटा निकाला जाता है। इसमें क्या होता है कि दो व्यक्ति होते हैं। एक इसमें दो व्यक्ति होते हैं, इसको पकड़े हुए रहते हैं और इस तरह से ये होती है बेड़ी की स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे बात समझ में। इसमें क्या है, आराम से दोनों तरफ से पकड़ के और इसमें पानी भर लेता है। किसी नदी नाले उसके किनारे के पास जाके खड़े हो जाते हैं और आराम से इस तरह से पानी को डालते रहते हैं। 1 घंटे में प्रति घंटे 3600 से 5000 लीटर की पानी प्रति घंटा निकाला जा सकता है। किसके द्वारा? बेड़ी के द्वारा। ठीक है, आगे बात समझ में हो गई ना क्लियर? अब बात करें अगला, चरस। नंबर 3 है चरस। ठीक है, सबसे पुराना साधन। और नंबर 3 की बात करें, चरस। यह सिंचाई का प्राचीनतम साधन है। यह भी कैसा साधन है? पुराना साधन है। यह सिंचाई का पुराना साधन है। यह सिंचाई का पुराना साधन है। इस साधन के द्वारा या इसके द्वारा, किसके द्वारा? चरस के द्वारा। इसके द्वारा 30 फीट गहरे कुएं से, कितने फीट? 30 फीट गहरे कुएं से, इसके द्वारा 30 फीट गहरे कुएं से पानी आसानी से निकाला जा सकता है। कुएं से पानी आसानी से निकाला जा सकता है। आ रही बात समझ में? किसके द्वारा? चरस के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। इसके चरस के द्वारा कितने गहरे पानी से? 30 फीट गहरे पानी से आसानी से निकाला जा सकता है। इसे मोठ या पूर्वी कहते हैं। किसको? चरस को।
इससे मोठ या पूर भी कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। इससे मोठ या पूर भी कहते हैं। चरस के द्वारा इसमें क्या होता है, चरस के द्वारा आकार के आधार पर चरस के द्वारा आकार के आधार पर 90 से 200 लीटर पानी 90 से 200 लीटर पानी, आ रही बात समझ में। चरस के द्वारा आकार के आधार पर 90 से 200 लीटर पानी एक बार में निकाला जाता है। एक बार में निकाला जाता ठीक है, आगे बात समझ में। चरस के द्वारा उसमें डिपेंड करता है, एक चमड़े का बना हुआ होता है, वह कितना बड़ा है उस पर आकार पर निर्भर करते हैं, उसके आधार पर डिपेंड करते हैं। जनरली बात करें अपन, सामान्यतः 90 से 200 लीटर पानी एक बार में उठाया जा सकता है। एक चमड़े का बना हुआ होता है, उसके अंतर्गत लगा हुआ होता है, उससे क्या है, पशुओं के द्वारा खींचा जाता है, बैलों के द्वारा। इसे मोठ या पूर भी कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। चरस से 10 घंटे में लगभग 10 घंटे में लगभग 60,000 लीटर पानी उठाया जा सकता है। कितना? 10 घंटे में लगभग 60,000 लीटर पानी उठाया जा सकता है। अरे बात समझ में। चरस से कितना? 10 घंटे में बात करें 60,000 लीटर पानी उठाया जा सकता। ठीक है, अब प्रति घंटा बात करें तो 1 घंटे में कितना हो गया? 6,000 लीटर। कितना हो गया? 1 घंटे में 6,000 लीटर पानी। छह 6,000 लीटर पानी उठा सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। कितना? 6,000 लीटर पानी उठाया जा सकता है। चरस को खींचने के लिए किन की आवश्यकता होती है? 2 बैलों की। चरस को खींचने के लिए 2 बैलों की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे बात समझ में। क्वेश्चन बन जाता है वहां पर, जो चरस होता है उसको खींचने के लिए कितने बैलों की आवश्यकता होती है? तो कितने की होती है? 2 बैलों की आवश्यकता होती है। ठीक है, चरस कितने प्रकार के होते हैं? चरस 2 प्रकार के होते हैं, ये भी लिखना आप। चरस 2 प्रकार के होते हैं। चरस 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, ढोलनुमा। एक ढोल के समान होता है, ढोलनुमा चरस। दूसरा होता है शुंडाकार चरस। कैसा? शुंडाकार। ठीक है, आगे बात समझ में। अब बात करते हैं नंबर 1, ढोलनुमा चरस के बारे में। ये क्या होता है? ढोलनुमा चरस में लिखना, इससे साधारण चरस भी कहते हैं,
इससे साधारण चरस भी कहते हैं। किसे? ढोलनुमा चरस को साधारण चरस भी कहते हैं। इससे खींचने के लिए किसको? ढोलनुमा चरस को। इससे खींचने के लिए दो बैलों खींचने के लिए एक जोड़ी बोले तो दो बैल, एक जोड़ी बैल तथा या दो बैलों की या एक जोड़ी बैलों की तथा दो आदमियों की आवश्यकता होती है। आगे बात समझ में। तथा दो आदमियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इससे साधारण चरस भी कहते हैं। इसको खींचने के लिए एक जोड़ी बैल बोले तो दो बैलों की आवश्यकता होगी और दो आदमियों की आवश्यकता होती है। किसको चलाने के लिए? ढोलनुमा चरस को चलाने के लिए दो बैलों की और दो आदमियों की आवश्यकता होती है। अब बात करें इसमें ढोलनुमा में, इसमें निम्न भाग पाए जाते हैं। निम्न भाग पाए जाते हैं। इसमें कितने भाग पाए जाते हैं? निम्न भाग पाए जाते हैं, जिसमें नंबर एक चमड़े का ढोलनुमा थैला। चमड़े का ढोलनुमा थैला। नंबर 2 की बात करें, मांडल। ये क्या होता है? मांडल ये होता है गोल लोहे का कड़ा। गोल लोहे का कड़ा। गोल लोहे का कड़ा मांडल हो गया। इस पर शंकु आकार की 4 कीलें लगी होती हैं। इस तरह से होता है ये गोल, इस पर कीलें लगी होती हैं 4 तरह की, एक यहाँ, मतलब इस तरह से इसको बांध दिया जाता है, बिल्कुल ढोलनुमा होता है। इसको गोल बना के बिल्कुल उसको उसमें फंसा दिया जाता है। एक मांडल होता है, यह कैसा होता है? गोल लोहे का कड़ा होता है, इस पर शंकु के आकार की 4 कीलें लगी होती हैं। शंकु के आकार की 4 कीलें लगी होती हैं। कितनी? 4 कीलें लगी होती है। आगे बात समझ में। इस तरह से उस पर क्या नाम, शंकु के समान 4 कीलें लगी होती हैं और आराम से इसको बांध लिया जाता है। फिर आराम से उसको इसमें नीचे कुएं के अंतर्गत यहाँ पर उससे पानी को उठाया जा सकता है। क्लियर? आगे बात समझ में। इसके ऊपर किसके ऊपर? इन कीलों के ऊपर इसके ऊपर लंबे रस्से का जोड़ा जाता है।
इसके ऊपर लंबे रस्से को जोड़ा जाता इसके ऊपर लंबे रस्से को जोड़ा जाता है और नीचे का गोल भाग नीचे का गोल भाग चमड़े के थैले से जुड़ा होता है। गोल भाग चमड़े के थैले से जुड़ा होता है। ठीक है, आगे बात समझिए। चरस के बारे में है, ढोलनुमा चरस के बारे में। आपको मैं एक बार फिर बता देता हूं चरस क्या होता है। यह सिंचाई का पुराना साधन है। कौन? चरस। काफी मात्रा में यूज किया गया है चरस का। उस समय चमड़े के उसको लेके उसमें वो लगा होता था, लोहे का बना के गोल, उसके ऊपर उस तरह से फिर उसके अंदर नीचे जाके आराम से पानी को उठा सकते थे। चरस आपने देखा नहीं होगा पुराने जमाने में, पुराने इसमें, अब तो नहीं है, उस समय चलता था चरस। यह सिंचाई का पुराना साधन माना जाता है। कौन? या प्राचीनतम साधन माना जाता है। कौन? चरस। इसके द्वारा 30 फीट गहरे कुएं से, कितने गहरे? 30 फीट गहरे कुएं से पानी आसानी से निकाला जा सकता है। इससे मोठ या पूर भी कहते हैं। ध्यान रखना, कभी कभार पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत भी आ जाता है। इसमें एग्रोनॉमी के अंतर्गत के पारिभाषिक शब्दावली क्या होती है, जिसमें क्या किस नाम से जाना जाता है। एक बार क्वेश्चन आया था सुपरवाइजर 2015 का, गोफन पक्षियों को भगाने के लिए। तो काफी कुछ क्वेश्चन है, जैसे इससे पारिभाषिक शब्दावली पूछ ले, चरस को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये चीजें याद होनी चाहिए प्राय। चरस के आकार के आधार पर डिपेंड करता है वह कितने आकार का अपन चमड़े का वो लेते हैं। जनरली बात करें तो 90 से 200 लीटर पानी एक बार में निकाला जा सकता है। कितनी बार में? 90 से 200 लीटर पानी एक बार में निकाला जा सकता है। चरस से 10 घंटे में लगभग, कितने घंटे में? 10 घंटे में लगभग 60,000 लीटर पानी उठाया जा सकता है। कितना? 60,000 लीटर पानी कितने घंटे में? 10 घंटे में। तो एक घंटे में कितना पानी उठाएंगे? 6,000 लीटर पानी निकाला जा सकता है। चरस को खींचने के लिए 2 बैलों की आवश्यकता होती है। चरस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है ढोलनुमा आकार का, एक सुंडाकार आकार का चरस होता है। अपन ढोलनुमा में बात करते हैं, इससे साधारण चरस भी कहते हैं। कैसा? ढोल के समान होता है। ढोल तो देखा होगा उस तरह से, इस तरह, मतलब क्या होता है, एक तरह से इसको बजाते रहते हैं आराम से, इस तरह का क्या होता है, ये ढोलनुमा चरस होता है। इससे साधारण चरस भी कहते हैं। इससे खींचने के लिए एक जोड़ी या 2 बैलों की आवश्यकता होती है और 2 आदमियों की आवश्यकता होती है। इसके भाग में बात करें तो एक चमड़े का ढोलनुमा थैला लेते हैं। किसका? चमड़े का ढोलनुमा थैला लेते हैं। और एक मांडल होता है, इसमें भी ध्यान रखना, मांडल की बात करें, जो आपसे पूछ लिया है, चरस के अंतर्गत गोल लोहे का कड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? आ रही बात समझ में? चरस के अंतर्गत जो लोहे का कड़ा होता है गोल, उसको क्या बोला जाता है? मांडल कहते हैं। इस पर शंकु के आकार की 4 कीलें लगी होती हैं। शंकु के आकार की कितनी कीलें? 4 कीलें लगी होती हैं। इसके ऊपर एक लंबे रस्से का जोड़ा जाता है और नीचे की गोल भाग पर चमड़े के थैले को जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे क्लियर? नोट कर लीजिए ये चीजें। अब बात कर नंबर 2, सुंडाकार चरस। एक आध और देख लो, इसमें 2 चीजें होंगी। ये हो गया, एक आध पार्ट और देख लीजिए। इसका रस्सा होता है, या इसको लाबका बोलते हैं। नंबर 3 पे बात कर, मंडल हो गया। नंबर 3 रस्सा, या इसको लाबका कहते हैं। ध्यान रखना, है पारिभाषिक शब्दावली भी पूछ लेता है कई बार कि चरस के अंतर्गत जो रस्सा होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? लाबका। नंबर 4 पे बात करें, नंबर 4 चाक या चरकी।
चाक या चरखी, यह लकड़ी की बनी होती है। यह चाक या चरखी यह किसकी बनी होती है? लकड़ी की बनी होती है। इसके ऊपर क्या करते हैं अपन? रस्सा को चढ़ा देते हैं। आपने देखा होगा कुएं के अंतर्गत इस तरह से एक रस्सी टाइप में होता है, उस पर क्या है, इस तरह से रस्सा बना होता है और बाल्टियां इस तरह से लगी होती है। ये बाल्टी या फिर उसको वो जो बनाया थैला नुमा उसके अंतर्गत डला होता है। उसको खींचने के लिए बैलों की आवश्यकता होती है। आराम से इस पे क्या होता है, ये कुएं के अंतर्गत देखा होगा आपने। यह लकड़ी की बनी होती है जिसके ऊपर रस्सा चढ़ाया जाता है। जिसके ऊपर क्या चढ़ाते हैं अपन? रस्सा, जिससे क्या बना रहता है? ढोलनुमा चरस। रस्सा चढ़ाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। नंबर 5 पे बात करें, चूड़ या चूड़ी। जूड़े या जूड़ी, जूड़े या जूड़ी, यह लकड़ी की बनी होती है। यह लकड़ी की बनी होती है। यह लकड़ी की बनी होती है जिससे जिससे बैलों के जिससे बैलों के कंधों की दूरी में कंधों की दूरी बनाए रखते हैं। ठीक है, इस तरह से मतलब बनी होती है। उसके अंतर्गत बैलों के अंतर्गत उसमें लगा देते हैं। इसमें बैल क्या है, एक बैल इधर रहता है, एक बैल इधर रहता है। आराम से दूरियां बनाए रखते हैं। कौन? जूड़े या जूड़ी। ठीक है, नोट करो इसको। नंबर 6 पे बात करें, पाठ। ये सी के पाठ चल रहे हैं किसके? ढोलनुमा चरस के। पाठ पाठ यह आयताकार 10 फीट लंबाई यह आयताकार 10 फीट यह आयताकार 10 फीट लंबाई तथा 1 फीट मोटी लंबाई तथा 1 फीट मोटी लकड़ी 1 फीट मोटी लकड़ी के बने होते हैं। बने होते यह आयताकार 10 फीट लंबाई तथा 1 फीट मोटी लकड़ी के बने होते हैं। पार्ट की संख्या 2 होती है। ये क्या कुएं के दोनों तरफ लगे रहते हैं ना, उनको बोलते हैं। पार्ट की संख्या इस तरह से बताया था ना मैंने, इस तरह से आराम से लकड़ी जहां पर बने होते हैं ये उन पर लगी रहती है। पार्ट की संख्या 2 होती है। पार्ट की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इस पार्ट पर चरखी लगी होती है। क्या लगी होती है? इस पार्ट पर चरखी लगी होती है।
इस पार्ट पर चरखी लगी होती है। ठीक है, आगे बात समझ में। ओके, क्लियर, आ जाएगा ना समझ में। ठीक है, इसके पार्ट हो गए। चमड़े का ढोलनुमा थैला हो गया, मांडल हो गया, रस्सा हो गया, लाभकारी बोलते हैं, चाक या चरखी, जुड़े या जुड़ी, पाट। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 2, सुंडाकार चरस। कौन सा चरस? शुंडाकार। शुंडाकार चरस। इस चरस को एक जोड़ी बैल चरस को एक जोड़ी बैल, एक जोड़ी बोले तो 2 बैल, यानी कि 2 बैल, तथा इस चरस को एक जोड़ी बैल यानी कि 2 बैल तथा एक आदमी के द्वारा खींचा जाता है, तथा एक आदमी के द्वारा खींचा जाता है। मतलब बैलों को चलाने के लिए एक उसकी आदमी की आवश्यकता होती है क्या? ऊपर देखें डायग्राम, इसमें नहीं है, चलो कोई ना। ठीक है, ये था अपना शुंडाकार चरस। ठीक, अब बात करते हैं आगे, अगला है रहट। क्या है? रहट। ढेकली होगी, बेड़ी होगी, चरस हो गया, आगे रहट। रहट, रहट के द्वारा किसके द्वारा? रहट के द्वारा 10 से 12 मीटर गहराई से, रहट के द्वारा 10 से 12 मीटर गहराई, 10 से 12 मीटर गहराई से पानी को उठाया जा सकता है। उठाया जा सकता, इस रहट के द्वारा 10 से 12 मीटर की गहराई से पानी को उठाया जा सकता है। रहट को चलाने के लिए या इसको चलाने के लिए, रहट को चलाने के लिए रहट को चलाने के लिए एक जोड़ी बैल, चलाने के लिए एक जोड़ी बैल अथवा तथा एक आदमी की आवश्यकता होती है। समझ गए ना? तथा एक आदमी की आवश्यकता होती है। ठीक है, रहट को चलाने के लिए एक जोड़ी बैल तथा एक आदमी की आवश्यकता होती है। इस विधि द्वारा, किसके द्वारा? इसके द्वारा, रहट के द्वारा रहट के द्वारा 10,000 लीटर पानी
पानी प्रति घंटा 10,000 लीटर पानी प्रति घंटा उठाया जा सकता है। पानी प्रति घंटा उठाया जाता है। 10,000 लीटर पानी प्रति घंटा उठाया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। रेट के द्वारा 10 से 12 मीटर की गहराई से पानी को उठाया, आपसे पूछ ले रेट के द्वारा जो सिंचाई का साधन होता है उतनी कितनी गहराई से पानी को उठा सकते हैं अपन, तो 10 से 12 मीटर पानी की, याद रखना आप, 10 से 12 मीटर गहराई से पानी को उठाया जा सकता है। इसको चलाने के लिए 2 बैल तथा 1 आदमी की आवश्यकता होती है। कितने बैलों की? 2 बैल तथा 1 आदमी की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा, रेट के द्वारा 10,000 लीटर पानी प्रति घंटा उठाया जाता है। कितना पानी? 10,000 लीटर पानी प्रति घंटा उठाया जाता है। ठीक है, रेट हो गया, चरस हो गया, बेड़ी हो गया, ढेकली हो गया। अब बात करें आगे पवन चक्की की। ठीक है, पवन चक्की यह किससे चलती है? हवा से। पवन चक्की, पवन चक्की चलाने के लिए या इसको चलाने के लिए कैसे भी लिख सकते हो आप, पवन चक्की चलाने के लिए, पवन चक्की चलाने के लिए 16 मील प्रति घंटा वेग से, 16 मील प्रति घंटा, ध्यान रखना, 16 मील प्रति घंटा वेग से पवन चक्की चलाने के लिए 16 मील प्रति घंटा वेग से पवन चलने चाहिए। प्रति घंटा वेग से पवन चलने, ध्यान रखना यही बात है कि जो पवन चक्की होती है उसके लिए कितने मील, 16 मील प्रति घंटा वेग से वायु चलेगी या हवा चलेगी, तब किस पर फर्क पड़ता है? पवन चक्की पर फर्क पड़ता है। वायु की गति अपन एनीमोमीटर के द्वारा ज्ञात करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? वायु वेग एनीमोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। हॉर्स पावर की बात करें, इसमें अश्व शक्ति या हॉर्स पावर पवन चक्की का कितनी शक्ति बनती है? अश्व शक्ति बोलते हैं इसको, हॉर्स पावर HP, अश्व शक्ति। हॉर्स पावर में बात करें तो हॉर्स पावर होता है इसका 0.00025। कितनी बार है? 5 बार। 1 2 3 4 5 और 25। ठीक, ये ध्यान रखना रीडिंग पवन चक्की का 0.0000025 D स्क्वायर और W स्क्वायर। D बराबर क्या होता है? यहां D स्क्वायर बराबर पहिए का व्यास फुट में, किसमें? फुट में। ठीक है, पहिए का व्यास फुट में। W की बात करें, W की बात करें तो वायु की गति, विंड वेलोसिटी,
वायु की गति प्रति घंटा, इसको बोलते हैं विंड वेलोसिटी पर हावर। विंड वेलोसिटी पर हावर किस स्पीड से चल रही है। डायमीटर की बात करें, इसका व्यास, यह बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, ये था पवन चक्की के अंतर्गत। बस इतना ही ध्यान रखना आपको, पवन चक्की से अगर क्वेश्चन बनता है तो हवा चलनी है, वो हवा चलती है 16 मील प्रति घंटा वेग से हवा पवन चलने चाहिए। किसके लिए? पवन चक्की के लिए। इसमें हॉर्स पावर होती है। ऊर्जा की बात करें तो 0.0000025 डी स्क्वायर और डब्ल्यू स्क्वायर। डी बराबर पहिए का व्यास फुट में और वायु की गति प्रति घंटा होने चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में। अब बात करें इसमें बर्मा, किसकी बात करते हैं अपन? बर्मा की। एक आध चीज और लिख लो पवन चक्की में। चलो एक और पॉइंट लिख लेते हैं इसमें। पवन चक्की में लोहे के बड़े पहिए पर, पवन चक्की में लोहे के बड़े पहिए पर पवन चक्की में लोहे के बड़े पहिए पर, लोहे के बड़े पहिए पर चारों ओर क्या लगे होते हैं? ब्लेड लगे होते। पवन चक्की में लोहे के बड़े पहिए पर चारों ओर ब्लेड लगे होते हैं। ठीक है, इस पहिए को काफी ऊंचे टावर पर लगाया जाता है। इस पहिए को काफी ऊंचे टावर पर लगाया जाता है जहां उसको हवा आसानी से उपलब्ध हो सके। ठीक है, इस पहिए को काफी ऊंचे बड़े टावर पर लगाया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। ओके, यहां तक कोई डाउट? अब आगे लिखना बर्मा। ये भी एक सिंचाई का बहुत पुराना साधन है। वैसे आधुनिक की बात कर लेते हैं अभी। बर्मा बर्मा यह सिंचाई का आधुनिक साधन है। कौन? बर्मा। यह सिंचाई का आधुनिक साधन है। यह सिंचाई का आधुनिक साधन होता है। इसका उपयोग, किसका उपयोग? नहर का, बर्मे का। इसका उपयोग नहरों, तालाबों, नालों, नहरों, तालाबों, नालों, इसका उपयोग नहरों, तालाबों, नालों तथा सीवेज पानी तथा सीवेज पानी आदि को निकालने के काम में लिया जाता है। सीवेज पानी आदि को निकालने काम में लिया जाता है। निकालने के काम में लिया जाता है। कौन? बर्मा।
ठीक है, काफ़ी गहराई से इसको पानी से निकाल सकते हैं आराम से। नहरों, तालाबों, नालों, सीवेज के वो पाइप होते हैं, उनसे भी पानी को निकाला जा सकता है। इसका प्रयोग किसका प्रयोग? बर्मा का। इसका प्रयोग नहरी क्षेत्रों में किया जाता है। इसका प्रयोग अपन कहां पर करते हैं? नहरी क्षेत्रों में किया जाता है तथा नहरों से खेत ऊंचे होते हैं तथा नहरों से खेत ऊंचे होते हैं जैसे गंगानगर और हनुमानगढ़ में। कहां पर होते हैं ये? श्री गंगानगर और वह हनुमानगढ़ में। तथा नहरों से खेत ऊंचे होते हैं, जहां कहां पर होते हैं? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंतर्गत। बर्मा की लंबाई की बात करें, इसकी बर्मा की लंबाई बर्मा की लंबाई 5 से 9 फीट होती है। कितनी होती है? 5 से 9 फीट होती है। बर्मा की लंबाई कितनी होती है? 5 से 9 फीट होती है। बर्मा 10 से 12 फीट गहराई से, बर्मा होता है ना, बर्मा 10 से 12 फीट, बर्मा 10 से 12 फीट गहराई से पानी को 10 से 12 फीट गहराई से पानी को आसानी से उठा सकता है या पानी को आसानी से निकाल सकता ठीक है। बर्मा होता है वो 10 से 12 फीट की गहराई से पानी को आसानी से उठा सकता है। बर्मा के द्वारा बर्मा के द्वारा 2 से 2.5 एकड़ सिंचाई 2 से 2.5 एकड़ सिंचाई प्रति घंटा 2 से 2.5 एकड़ सिंचाई प्रति घंटा की जा सकती है। प्रति 1 घंटा में या प्रति घंटा में की जा सकती है। आगे बात समझ में? तुम्हारे को बस क्वेश्चन पूछ ले जाए, नहरों में सिंचाई के साधनों के लिए उपयुक्त कौन सा रहता है? बर्मा। ठीक है, नाम तो सुन लोगे, क्या हो जाएगा याद? यह सिंचाई का आधुनिक साधन माना जाता है। कौन? बर्मा। कहां पर उपयोग करते हैं? नहरों, तालाबों, नालों तथा सीवेज पानी आदि को निकालने काम में लिया जाता है। किसको? बर्मा को। इसका प्रयोग नहरी क्षेत्रों में किया जाता है तथा नहरी क्षेत्र खेत से ऊंचे होते हैं, इसलिए क्या इसका प्रयोग करते हैं अपन? बर्मे का यूज किया जाता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि नहरों के अंतर्गत कौन सिंचाई का कौन सा साधन होता है जो कि उपयुक्त रहता है। तो नहरों में जो सिंचाई के साधन होता है उसमें बर्मा काफी उपयोग माना जाता है। यह क्या है? खेत ऊंचे होते हैं, जैसे श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के अंतर्गत किसका यूज किया जाता है? बर्मे का। बर्मे की लंबाई की बात करें 5 से 9 फीट होती है। यह आराम से एक तरफ बना होता है, उसको पानी से उठाया जा सकता है और इसके द्वारा 10 से 12 फीट की गहराई से पानी को आसानी से उठाया जा सकता है।
कितने 10 से 12 फीट की गहराई से पानी को आसानी से निकाला जा सकता है। बर्मा के द्वारा 2 से ढाई एकड़ सिंचाई 2 से ढाई एकड़ सिंचाई प्रति घंटा में की जा सकती है। आगे बात समझ में, नोट करो ये चीजें, इसमें कोई डाउट। आगे बात करें पंप सेट। अगला क्या है? पंप सेट। हेडिंग डालना आप, पंप सेट। आजकल कुओं व नलकूपों से आजकल कुओं व नलकूपों से आजकल कुओं व नलकूपों से पानी निकालने के लिए निकालने के लिए आजकल कुओं व नलकूपों से पानी निकालने के लिए डीजल इंजन पंप डीजल इंजन पंप कॉमा विद्युत इंजन पंप, क्या? विद्युत मोटर पंप, विद्युत मोटर पंप। अरे बात समझ, आजकल कुओं व नलकूपों से पानी निकालने के लिए डीजल पंप, विद्युत मोटर पंप व ट्रैक्टर काम में लिए जाते हैं। ट्रैक्टर काम में लिए जाते ठीक है। आगे बात समझ, डीजल इंजन पंप, विद्युत मोटर पंप व ट्रैक्टर काम में लिए जाते हैं। ठीक है। पंप सेट द्वारा पंप सेट द्वारा 40 फीट से 150 फीट गहराई तक 40 फीट से 150 फीट गहराई 40 फीट से 150 फीट गहराई तक पानी निकाला जा सकता है। 40 से 1500 फीट, 1500 फीट। कितना? 1500 फीट गहराई से पानी निकाला जा सकता है। पानी निकाला जा सकता। ठीक है। आ रही बात समझ में? आजकल आपने देखा होगा काफी जो पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप, मोटर पंप, ये सब क्या है, अधिकतर गहराई से आपने देखा जितने भी होते हैं वो कितनी गहराई से 40 फीट से 150 फीट गहराई से पानी को आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है। यहाँ में कोई डाउट है यहाँ तक? इसमें सक्शन पंप होती है, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप होती है, सेंट्रीफ्यूगल पंप पर कार्य करता है। ठीक है। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं आगे सिंचाई की विधियां। क्या है? सिंचाई की विधियां।
बात देखा हो आपने, दिख रहा होगा, हेडिंग है अपनी सिंचाई की विधियां, मेथड ऑफ इरिगेशन। कुछ विधियां आपको दिख रही होंगी डायग्रामों में। सिंचाई की विधियों में बात करें तो एक तो आपने सुना होगा प्रवाह विधि या फ्लड मेथड या बाढ़ विधि। यह क्या है कि अधिकतर जिनमें क्या है पानी की कमी नहीं होती है, पानी क्या है प्रचुर मात्रा में होता है, वहां पर इस विधि को काम में लिया जाता है। आ रही है बात समझ में? कौन सी विधि? प्रवाह विधि या बाढ़ विधि या फ्लड मेथड। ठीक है, अगली आपको दिख रही होगी कूण विधि। इसमें क्या है, वे फसलें जो कि किसमें बोई जाती हैं, फरों के अंतर्गत, जैसे आलू हुआ, उनको क्या है, उनको फरो बोते हैं, उनके अंतर्गत सिंचाई की। आलू हुए, शकरकंद हुए, और जिनको क्या है फरों के अंतर्गत कूण में बोया जाता है, कूण के ऊपर, उनमें कौन सी विधि अपनाई जाती है? ये विधि अपनाई जाती है। सबसे बहुतायत मात्रा में आपने देखा होगा सिंचाई की चेक बेसिन विधि या क्यारी विधि। इसमें पूरे खेत को किसमें डिवाइड कर दिया जाता है? क्यारियों में एक चेक बेसिन के रूप में डिवाइड कर दिया जाता है। बहुतायत मात्रा में अपने बात करें तो सबसे ज्यादा चेक बेसिन या क्यारी विधि ही बहुतायत मात्रा में देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा यूज चेक बेसिन का ही किया जाता है। इसमें आप अपने हिसाब से जहाँ सूटेबल लगे, जैसे कि आयताकार बनाना है, वर्गाकार बनाना है, किस हिसाब से क्यारी बनानी है, उस हिसाब से अपन क्यारी पे डिपेंड करते हैं। आ रही बात समझ में? एक आपने सुना होगा बॉर्डर पट्टी। बॉर्डर पट्टी, उसमें क्या होता है, सिंचाई के लिए एक स्थान से एक कटआउट बना दिया जाता है और पूरे में उसमें पानी सूटेबल या पानी पहुंचाया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं अपन? बॉर्डर पट्टी विधि कहते हैं। आ रही बात समझ में? सिंचाई की विधियां होती हैं इसमें, जैसे कि आपने सुना होगा पहले थे प्रवाह विधि, आपने देखी ली होगी, प्रवाह विधि या फ्लड मेथड। उसके बाद कूण विधि या फरो मेथड। उसके बाद नालियां विधि होती हैं। उसके बाद सबसे बहुतायत मात्रा में यूज करे जाने वाली चेक बेसिन, जैसे गेहूं हुआ, जौ हुआ, इन फसलों के अंतर्गत अपन बहुत से सबसे ज्यादा यूज किसका करते हैं? अपन चेक बेसिन या क्यारी विधि का यूज करते हैं। ठीक है, और आपने सुना होगा एक थाला विधि। ये क्या है, फल और चाट विधि के अंतर्गत अपनाते हैं अपन, थाला बना देते हैं उसके चारों तरफ और उसमें क्या है पानी उपलब्ध करा देते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? एक और होती है रिंग विधि। कौन सी? रिंग या अंगूठी विधि। इसमें क्या है, और चाड़ या बगीचे के अंतर्गत बात करें अपन, यह क्या है बगीचे या फल वृक्षों के लिए सूटेबल मानी जाती है। कौन सी? रिंग विधि, या बोलते हैं इसको अंगूठी विधि। रिंग की समान होती है। इसमें क्या है, औचड़ आपको दिख ही रहे होंगे डायग्राम के अंतर्गत। ये थाला है, ये क्या है रिंग विधि। इसमें क्या होता है, पानी को एक इसको पहुंचाया फिर इसको पहुंचाया, आराम से सबके लिए सुइटेबल अवस्था में होता पहुंच जाता है। और आपने सुना होगा एक मटका विधि सुनी होगी। उसमें क्या है, पानी किसमें कर भरते हैं? मटका के अंतर्गत भरते हैं और उसमें क्या है बूंद बूंद करके आराम से निकलता रहता है। और बात करें अपन सिंचाई के साधन विधियों के अंतर्गत, आधुनिक विधियां चल रही हैं जिसमें क्या है स्प्रिंकलर। क्वेश्चन बनते हैं स्प्रिंकलर से। स्प्रिंकलर के अंतर्गत 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के दबाव से, प्रेशर से क्या है पानी पहुंचाया जाता है। इसमें अपन बात करें सबसे ज्यादा किसकी बचत होती है? पानी की बचत होती है। पानी की बचत होती है, लेबर की बचत होती है। वैसे देखा जाए तो काफी कॉस्टली होती है, लेकिन क्या है स्प्रिंकलर जहां पर क्या है बहुतायत मात्रा कब से क्या है पानी की कमी होती है, पानी का कमी होता है, वहां पर इसको अपनाया जाता है। किसको? स्प्रिंकलर इरिगेशन या स्प्रिंकलर सिस्टम विधि। ठीक है, आजकल पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत लगभग क्या है स्प्रिंकलर सिस्टम यूज करे जा रहे हैं। सरकार भी यही कहती है कि अधिक से अधिक स्प्रिंकलर सिस्टम यूज किए जाएं। इस पे 50% सब्सिडी भी सरकार देती है। कितना? 50%, 50% सब्सिडी देती है किसानों के लिए। और बात करें आप बहुत ही आधुनिक विधि जिसमें आपने सुना, और इनके द्वारा अपन क्या है, इसके द्वारा फर्टिलाइजर भी आराम से यूज कर सकते हैं। किसके द्वारा? फर्टिलाइजर के द्वारा। फर्टिलाइजर हुए, पेस्टिसाइड हुए, उनको भी अपन यूज कर सकते हैं। अगला सिस्टम आपको दिख रहा होगा, ये होता है ड्रिप सिस्टम या बूंद बूंद सिंचाई
विधि, यह भी इससे क्या होता है, स्प्रिंकलर से ज्यादा पानी की बचत होती है। और बात करें इसमें, स्प्रिंकलर कहीं भी लगा सकते हैं, अंडुलेटिंग उबड़ खाबड़ जमीन में आसानी से यूज किया जा सकते हैं। ये है क्या है, ड्रिप सिस्टम। ये आपको दिख रहा होगा, ड्रिप सिस्टम है। ड्रिप सिस्टम आराम से पंप सेट लगे हुए हैं। अगर आपके साथ किसी के पास बिजली की सुविधा नहीं है तो आराम से सोलर सेट्स यूज करके उस तरह से आराम से हाइड्रोलिक पंप होता है, वेंचुरी होती है, इसके अंदर वाल्व होते हैं, मेन लाइन होते हैं, पेड़ होते हैं, लेटरल लाइन होती हैं, फॉल्स वाल्व होते हैं, और लास्ट में जो लगे होते हैं जहां से बूंद बूंद पानी निकलता है वह होता है ड्रिपर या इमीटर बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं, एमीटर कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बूंद बूंद सिंचाई विधि के अंतर्गत जो पानी जिस चीज से जिस जगह से निकलता है उसको क्या बोलते हैं अपन, एमीटर कहते हैं। प्रति घंटा बात करें इसमें 1 से 4 लीटर प्रति घंटा पानी बूंद बूंद यूज किया जाता है। और चारों के अंतर्गत काफी यूज करे जाते हैं जिनके अंदर पानी की कम व्यवस्था होती है, पानी का वहां पर आपने देखा होगा किसी भी सिस्टम में लगाते हैं उसमें आराम से पहुंचाया जा सकता है। इस विधि के द्वारा अपन बात करें, ये वेंचुरी सिस्टम होता है। वेंचुरी सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ से फर्टिलाइजर, अपन पानी के साथ फर्टिलाइजर दे सकते हैं, पोषक तत्व दे सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं, पेस्टिसाइड दे सकते हैं, खरपतवार नाशक सभी दे सकते, यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हानि भी देखने आप, जिस चीज के हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लाभ है तो हानि भी हो सकती है। आ रही बात समझ में। अब क्या होता है, कभी कभार इससे फर्टिलाइजर यूज करते समय जो पाइपें होते हैं, उन जो इमिटर्स होते हैं उनको क्या है बंद कर देते हैं, निकल नहीं पाते हैं, तो वो क्या है बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। फिर पूरा सिस्टम ही चेंज करना पड़ता है, पूरे सिस्टम की जानकारी रखनी पड़ती है। इसलिए बिल्कुल छना हुआ ही पानी इसके अंतर्गत जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में। ये थी ड्रिप सिस्टम विधि, इसका इजराइल से विकसित किया था। कहां से, इजराइल से विकसित किया था। ठीक है, आगे बात समझ में। स्प्रिंकलर समझ में आ गया। ठीक है, ओके। इसमें अपन कल बात करेंगे एक एक चीज के बारे में। आज के लिए इतना ही बहुत है, अगली क्लास के अंतर्गत। ठीक, ओके।